दो कॉन्वेक्स लेंस एक दूसरे के साथ हमारे पास इस तरह से कंबाइन करके रखे हुए हैं, ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज, जो फोकल लेंथ आपके पास कॉम्बिनेशन की होगी वो निकालनी पड़ेगी हम लोगों को। तो यहाँ से मुझे क्लियरली एक चीज नजर आती है कि जो टॉपिक है हमारे पास यहाँ पे सिंपली वो हो जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का मतलब क्या है, दो किसी भी तरीके के लेंस, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे वो एक कॉन्वेक्स या एक कॉनकेव हो, चाहे वो दोनों कॉनकेव हो आपके पास, तो इस तरह से आपके पास जब भी दो या दो से ज्यादा लेंसेज को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके रख दिया जाता है तो उसे हम लोग सिंपली कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। और लेंसेज की कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज 1/f1 + 1/f2। अब आओ जरा यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं तो आपके पास टोटल फोकल लेंथ बराबर हो जाएगी 1/F + 1/F। क्यों? क्योंकि आपके पास फोकल लेंथ दोनों की कैपिटल F गिवन है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 2/f। तो 1 टोटल फोकल लेंथ बराबर आ गई 2/f के। तो टोटल फोकल लेंथ आपके पास इस तरीके से किसके बराबर हो जाएगी, f/2 के, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आता है f/2, विच मीन्स क्लियरली कि ऑप्शन जो है हमारे पास कौन सा करेक्ट है, सी। अच्छा, इसी सवाल के अंदर हमारे पास फिलहाल तो हम लोगों को नीड नहीं पड़ी, बट वी शुड ऑल्सो नो दैट कि आपके पास कॉन्वेक्स लेंसेज गिवन हो या कॉनकेव लेंसेज गिवन हो तो एक छोटी सी चीज जिसका हम लोगों को लाजमी ख्याल रखना होता है वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है कि फोकल लेंथ के साथ जो साइन लगेगा वो क्या होगा। अब फोकल लेंथ के साथ जो साइन लगता है हमारे पास वो दो तरह से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। आपके पास पहली चीज, फोकल लेंथ का जो साइन होगा आइदर इट कुड बी पॉजिटिव और इट कुड बी नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव कब होता है और ये नेगेटिव कब होता है? पॉजिटिव होता है दो केसेस में। पहला केस, जब आपके पास जो मिरर है या तो आपको क्वेश्चन में कॉनकेव मिरर गिवन हो, ठीक है जी, आइदर आपके पास इसके अलावा कॉन्वेक्स लेंस गिवन हो। इन दोनों में से कोई भी चीज अगर हमें गिवन होती है तो वी कुड से दैट फोकल लेंथ ऑफ द गिवन थिंग विल बी टेकन एज पॉजिटिव। बट नेगेटिव कब लेंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जानना। नेगेटिव हम लोग कब लेते हैं, जब हमारे पास या तो क्वेश्चन के अंदर कॉन्वेक्स मिरर का जिक्र कर दिया जाए, ठीक है, या फिर क्वेश्चन के अंदर कॉनकेव लेंस का जिक्र कर दिया जाए। ऐसे केसेस में आपके पास हम लोग क्वेश्चन के अंदर जो फोकल लेंथ गिवन होती है उनको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर भी अगर हम देखें तो टॉपिक सबसे पहले जज करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है कॉम्बिनेशन की। तो अगेन हमारे पास जो टॉपिक यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ, सॉरी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। अब लेंसेस की जब कॉम्बिनेशन हो जाती है तो उनकी जो कंबाइंड फोकल लेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 + 1/f2, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इस क्वेश्चन में कहते हैं कि आपके पास इफ द फोकल लेंथ ऑफ वन लेंस इज -40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर, -40 सेंटीमीटर देख के मुझे ये पता चला कि ये जो लेंस है आपके पास ये एक कॉनकेव लेंस होगी, ठीक है। यानी कि हमारे पास इस सवाल में सबसे पहले एक कॉनकेव लेंस गिवन है हम लोगों को, आगे क्या कह रहे हैं, उसके बाद एक और आपके पास लेंस यहाँ पे इन्होंने प्लेस कर दिया है। वो जो लेंस प्लेस करी है उसकी फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर एंड दैट टू पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो यहां से मुझे एक बात समझ में आती है कि यहाँ पे जो आपके पास ये लेंस होगी वो कौन सी होगी, कॉन्वेक्स लेंस, व्हिच मींस दैट क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स को हम लोगों ने कंबाइन करके रख दिया है। आप बताएं टोटल फोकल लेंथ कितनी आने वाली है, ठीक है, निकालते हैं। तो देखो अब यहाँ पे टोटल फोकल लेंथ निकालने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, आपने यहाँ पे वैल्यूज पुट करें 1/f1। फर्स्ट फोकल लेंथ जो हमें गिवन है यहाँ पे वो कितनी हो गई, -40 प्लस 1/f2। सेकंड फोकल लेंथ जो हम लोगों को गिवन है वो कितनी हो जाएगी आपके पास 1/20, ठीक है। आप चाहो तो चूंकि ये सवाल एनईडी का है हम लोग इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम चाहें तो इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं आपके पास, ठीक है। दोनों केसेस के अंदर हमारे पास कोई मुजाहिदा नहीं है। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा -1 + 2 विच विल बी इक्वल टू 1/40। तो अगर हम रेसिप्रोकेट करेंगे तो टोटल फोकल लेंथ जो कॉम्बिनेशन की आ रही है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास इस तरीके से 40 सेंटीमीटर, which means that the answer over here is 40 सेंटीमीटर, ठीक है जी। Now let's read this question and check कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक के बारे में हमसे बात कर रहा है। इसमें कह रहे हैं दो कॉनकेव लेंसेज हैं, ठीक है, दो कॉनकेव लेंसेज आ गई। अब कॉनकेव लेंसेज के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर कॉनकेव लेंसेज हमें गिवन है तो कॉनकेव लेंसेज की जो फोकल लेंथ होती है स्टैंडर्ड वाइज दैट इज ऑलवेज टेकन टू बी नेगेटिव, ठीक है। कॉन्केव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है दैट इज
गोइंग टू बी टेकन एज नेगेटिव। अब ये कह रहे हैं दोनों की फोकल लेंथ कितनी है, एफ, इसकी फोकल लेंथ भी कितनी है एफ, इसकी भी कितनी है हमारे पास कैपिटल एफ। सही है, कह रहे हैं इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकाल के दिखाओ। तो कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ निकालते हैं हम लोग, उसको निकालने का फॉर्मूला आपके पास होता है 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर F1 प्लस 1 ओवर F2। ठीक है, अब बस यहाँ पे ख्याल क्या रखना है हम लोगों ने कि आपके पास जब हम लोग वैल्यूज प्लेस कर रहे होंगे तो आपकी, जस्ट अ सेकेंड, जब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज प्लेस कर रहे होंगे तो बस उन वैल्यूज का हम लोगों ने ये ख्याल रखना है कि आपके पास साइन माइनस में पुट किया जाए। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -1 ओवर एफ। तो अब अगर हम देखें तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाती है, सिंपली हमारे पास एलसीएम तो आ जाएगा एफ, यहाँ से आ जाएगा -1, यहाँ से भी क्या आ जाएगा -1। तो टोटल फोकल लेंथ हमारे पास बराबर आती है किसी तरीके से -2 अपॉन एफ के। मुझे तो सिर्फ फोकल लेंथ चाहिए कॉम्बिनेशन की, यहाँ 1 ओवर एफ का रिजल्ट आ रहा है, तो 1 ओवर एफ का रिजल्ट अगर हमें मिल चुका है, हमें डायरेक्टली टोटल फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं, जिसके लिए मुझे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो जब मैं रेसिप्रोकल करता हूं तो मेरे पास इक्वेशन बन जाती है फाइनल फोकल लेंथ इज इक्वल टू -f/2। आओ जरा ऑप्शन सर्च करते हैं। तो ऑप्शन सर्च करने के बाद मुझे पता चलता है कि डायरेक्ट आपके पास करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स रीड दिस वन टू जज द टॉपिक ऑफ इट। कह रहे हैं टू लेंसेज, दो लेंसेज हैं, वन इज कॉन्वेक्स एंड वन इज कॉनकेव। सही है, एक कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास, ठीक है जी, और एक हमारे पास है कॉनकेव लेंस, सॉरी, एक हमारे पास गिवन है कॉनकेव लेंस। अब ये कह रहे हैं कॉन्वेक्स आ गई, कॉनकेव आ गई, और दोनों की फोकल लेंथ कितनी है, सेम है। दोनों की फोकल लेंथ हमारे पास कितनी आ रही है, एफ आ रही है। ठीक है, दोनों की फोकल लेंथ हम लोगों ने सबसे पहले तो मेंशन कर दी अपने पास कि क्या मौजूद है भाई, एफ मौजूद है। लेकिन ख्याल ये रखना है कि एक कॉन्वेक्स है, तो जो कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ हम लोग नॉर्मली पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, जबकि दूसरा कॉनकेव यानी कि एक डाइवर्जिंग लेंस है, तो कॉनकेव की जो हमारे पास फोकल लेंथ कंसिडर की जाती है वो कंसिडर की जाती है आपके पास नेगेटिव। ठीक है, अब यहां पे इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, कॉम्बिनेशन का सवाल है, फोकल लेंथ निकालनी है अपने कॉम्बिनेशन की। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के अंदर जो फॉर्मूला हमारे पास यूज किया जाता है, दैट फॉर्मूला is 1 over f is equal to 1 over f1 plus 1 over f2। यहाँ पे मैं फाइनल फोकल लेंथ को, कॉम्बाइंड फोकल लेंथ को कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्योंकि दोनों फोकल लेंथ मुझे स्मॉल एफ गिवन है। लेकिन सवाल ये है कि पहली फोकल लेंथ तो कॉन्वेक्स लेंस की थी, तो उसके साथ तो मैंने चलो पॉजिटिव का साइन लगा दिया। दूसरी किसकी है, दूसरी हमारे पास है कॉनकेव की, तो मुझे यहाँ पे साइन कौन सा लगाना पड़ेगा, नेगेटिव का। तो 1 over f और प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, जिसकी वजह से ये दोनों फैक्टर्स आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आपने इन दोनों को कैंसिल कर दिया, इक्वेशन जो हमारे पास बच के आ गई, दैट इक्वेशन इज 1 over कैपिटल F इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं रेसिप्रोकेट भी करता हूं तो ये हो जाता है 1 over 0, और आंसर आ जाता है किसके बराबर हमारे पास, इन्फिनिटी के, बिकॉज एनीथिंग विच इज डिवाइडेड बाय 0 गेट्स इक्वल टू इन्फिनिटी। अब यहां से अगर हम लोग ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं तो ऑप्शन आपके पास क्या है, सी। Okay, look at this question. It is saying two thin convex lenses of focal length 10 centimeter are placed in contact with each other। दो convex lenses हैं हमारे पास, दोनों को हम लोगों ने एक दूसरे के साथ क्या करा हुआ है, कॉन्टैक्ट में प्लेस किया हुआ है, जिससे मुझे क्लियरली पता चलता है कि जो टॉपिक यहाँ पे हमारे पास गिवन है वो टॉपिक आपके पास है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में जब हम लोग टोटल फोकल लेंथ निकालना चाहते हैं तो टोटल फोकल लेंथ आपके पास बराबर हो जाती है 1 over f1 प्लस 1 over f2, यानी कि जिन दोनों लेंसेज को आपने एक दूसरे के साथ कंबाइन करके रखा है, इन दोनों की फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल करके ऐड कर दिया जाए तो आपके पास टोटल फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल के बराबर आ जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट करने की तरफ जाता हूं तो सवाल में दोनों चूंकि कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए आपको ख्याल रखने की बात जरूरत क्या है, बल्कि ख्याल नहीं रखना पड़ता इतना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो फोकल लेंथ ली जाएगी वो पॉजिटिव मिली जाएगी। आओ वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो पहली फोकल लेंथ कितनी हो गई, 1 over 10, दूसरी फोकल लेंथ कितनी हो गई, 1 over 10। का सवाल में कहा हुआ है कि दोनों की फोकल लेंथ 10 है। ठीक है, ये दोनों को कॉन्टैक्ट में प्लेस किया है, आओ इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट यहाँ पे हो जाएगी 2 over 10। ठीक है, तो 1 over f की वैल्यू आ गई 2 over 10 के बराबर, रेसिप्रोकेट कर दें तो फोकल लेंथ हमारे पास बराबर आ जाएगी 5 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो यहां से आपके पास जो फाइनल आंसर आता है दैट इज ऑप्शन सी।
दिस क्वेश्चन इज सेइंग इन अ नॉइजलेस ट्रांसफॉर्मर। सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चन का टॉपिक देखते ही समझ में आ गया ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसका काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना या वोल्टेज को स्टेबलाइज करना। तभी ट्रांसफॉर्मर का जो आम हुर्फ में हमारे पास नाम यूज किया जाता है या जो फिर हमारे पास हम इंडस्ट्रियल यूजेज में उसका नाम यूज करते हैं वो एक स्टेबलाइजर के नाम से भी हमारे पास जाना जाता है। अच्छा, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मर की खासियत क्या इन्होंने लिख के दे दी है, नॉइजलेस है। नॉइजलेस का मतलब क्या होता है ये भी जरा सा सीख लेते हैं। नॉइजलेस का मतलब हमारे पास क्या है कि एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो कि शोर ना करे आसान जबान में। लेकिन मशीन के जबान में, मशीन की लैंग्वेज में शोर ना करने का मतलब क्या है कि उसके अंदर कुछ खुसूसियात हों। वो खुसूसियात क्या हो सकती हैं आपके पास कि उसमें कोई भी एनर्जी लॉस ना आ रहा हो। ठीक है, इवन तो ये थियोरेटिकल है, कुछ ना कुछ लॉस तो आ ही जाता है हमारे पास। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है जी, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि एक नॉइजलेस हम किसे कहते हैं, आपके पास नॉइजलेस ट्रांसफॉर्मर एक ऐसे ट्रांसफॉर्मर को कहा जाएगा जिसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही। ठीक है, या हम ये भी कह सकते हैं कि उसके अंदर कोई फ्लक्स लीकेज नहीं हो रही, उसके कोई कोर के लॉसेस नहीं होते, उसमें कोई हमिंग वाइब्रेशन नहीं होती, हर तरह के लॉसेस से वो फ्री है। ठीक है, हर तरह के लॉसेस से वो फ्री है। एक ऐसे ट्रांसफॉर्मर की बात की जा रही है और एक ऐसे ट्रांसफॉर्मर जो कि आपके पास एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता है। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए हमारे पास हम लोग एक इक्वेशन यूज करते हैं। उस इक्वेशन को भी मैं ये लिख दूं ताकि हमारे पास जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हमारे लिए आसानी हो जाए। अब इस आइडियल ट्रांसफॉर्मर की जो इक्वेशन होती है वो होती है आपके पास Vp ओवर Vs इज इक्वल टू Np ओवर Ns। ठीक है, जिसमें Vp होता है वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल, Vs होता है वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, Np इज नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल एंड Ns इज नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। यहां से मैं क्लियरली एक चीज देख सकता हूं कि एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जो कि आपके पास दो कॉइल से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक प्राइमरी कॉइल होगा और एक सेकेंडरी कॉइल होगा। तो आपके पास एक ऐसा ट्रांसफॉर्मर जिसके अंदर प्राइमरी में ज्यादा टर्न्स होंगी, प्राइमरी में जिसमें ज्यादा टर्न्स होंगी उसका वोल्टेज भी प्राइमरी की साइड पे ही ज्यादा होगा, और एक ऐसा जिसमें सेकेंडरी में ज्यादा टर्न्स होंगी उसका वोल्टेज सेकेंडरी की टर्न्स पे ही ज्यादा होगा आपके पास, जिसकी बेसिस पे हमारे पास स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनते हैं। लेकिन ये तो था वोल्टेज के साथ रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप हम यहाँ पे करंट के साथ भी बना सकते हैं और वो रिलेशनशिप हमारे पास बनता है IS ओवर IP। ठीक है जी, यानी कि जिस तरफ की टर्न ज्यादा होंगी करंट उस साइड का आपके पास क्या हो जाएगा, कम। तो नंबर ऑफ टर्न्स अगर हमारे पास ज्यादा है तो वहां का आपके पास जो करंट है वो क्या हो जाएगा, आपके पास कम हो जाएगा। ठीक है, एनीवेज और इस सवाल को आगे समझते हैं। सवाल में क्या कह रहे हैं, ये तो थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉलेज हो गई। कहते हैं एन ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल। मैं अपने पास लिखना स्टार्ट कर देता हूं। मुझे मिल क्या गया, मुझे करंट ऑफ प्राइमरी मिल गया, IP मिल गया। द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर, प्राइमरी की टर्न्स है 100, सेकेंडरी की टर्न्स है 20। अगर सेकेंडरी की टर्न्स कम है प्राइमरी से तो जहां की टर्न्स कम होती है वहां पे वोल्टेज भी कम जाता है, जिसका मतलब ये एक तरीके से कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अच्छा जी, पूछ क्या है, सेकेंडरी करंट निकाल के दिखा दो। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे क्या चीज फाइंड करनी है, सेकेंडरी करंट विच इज IS अकॉर्डिंग टू आवर इक्वेशन। आओ जरा वैल्यूज पुट करते हैं। हम लोगों जो चीजें गिवन है हम उसके अकॉर्डिंग अगर काम करने पे जाते हैं यहाँ पे आपके पास, तो मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज देखी अपने पास लिख के, फॉर्मूला जो मुझे यूज करना है। अच्छा जी, अब इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, अपने पास जो रिक्वायर्ड चीज है वो निकाल सकते हैं। इक्वेशन हमारे पास है NP ओवर NS इज इक्वल टू IS ओवर IP। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे सेकेंडरी करंट को फाइंड आउट करने तो उसको अकेला कर लेते हैं। IP वहां पे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, कैलकुलेटर आप सबको अलाउड है एनईडी के अंदर, वहां पे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आप इसको अपनी बेसिक मैथ से भी सॉल्व करो तो इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन टू बी सॉल्व्ड। NP नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी दैट इज 100। ठीक है जी, करंट ऑफ प्राइमरी दैट इज 2 एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी इज 20। तो जब आप इसको सॉल्व करते हो तो 25 is 100 एंड 5 2s आपके पास आ जाता है 10, which means that the current in secondary coil is equals to 10 amperes। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ जाता है दैट इज ऑप्शन नंबर D which is 10 ampere। Now, moving towards next question. The question says step down transformer. अब step down transformer कौन होता है जरा सा उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में जो इक्वेशन हम यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स की जो इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं जिससे हम लोगों को इनके रिलेशनशिप पता चलते हैं, वो इक्वेशन आपके पास है Vp ओवर Vs इज इक्वल टू NP ओवर NS। ठीक है जी, और अगर हम लोग यहाँ पे इसको आगे बढ़ा दें तो यहाँ पे एक और इक्वेशन आ जाती है इज इक्वल टू IS ओवर IP, बट दिस इज ओनली फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर्स।
ठीक है। अब आपके पास इस केस के अंदर हम लोगों ने समझना क्या है, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन से हमें ये समझ में आता है कि जिस तरफ की टर्न ज्यादा होंगी, जिस तरफ की टर्न ज्यादा होंगी उसी साइड पे वोल्टेज भी ज्यादा जाएगा। या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरा ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाए, मेरा ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए यूज करूं मैं, तो उस ट्रांसफार्मर के अंदर आपको प्राइमरी के अंदर कम टर्न्स रखनी होंगी, ठीक है, और सेकेंडरी के अंदर ज्यादा टर्न्स प्लेस करनी होंगी। फॉर व्हाट? ताकि आपके पास जहां पे कम टर्न्स होती हैं वहां पे हमारे पास कम वोल्टेज जाएगा, ठीक है, और जहां पे ज्यादा टर्न्स होंगी वहां पे ऑटोमेटिकली ज्यादा वोल्टेज जाएगा। मगर करंट के साथ उल्टा रिलेशनशिप है, अगर टर्न्स हमारे पास प्राइमरी की ज्यादा होती हैं तो करंट जो है वो प्राइमरी का क्या हो जाता है, उसका कम हो जाता है। तो आपके पास जहां पे टर्न ज्यादा होती हैं वहां पे करंट क्या हो जाता है, आपके पास कम हो जाता है। अब ये जो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा आपको एक एग्जाम्पल बना के दिखाई, ये कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्योंकि इसकी सेकेंडरी की टर्न ज्यादा है तो यहाँ पे वोल्टेज प्राइमरी पे कम मिलेगा और सेकेंडरी पे ज्यादा मिलेगा आपको। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में थोड़ी सी उल्टी कहानी है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि दो कॉइल्स हो गए दोबारा से, बट इस दफा प्राइमरी कॉइल्स की टर्न्स को ज्यादा रखा जाता है और सेकेंडरी की जो टर्न्स है उनको कम रखा जाता है। क्यों? स्टेप डाउन में हम चाहते हैं कि आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम मिले। आउटपुट वोल्टेज कब मिल सकता है, जब आपके पास वहां की टर्न्स कम होंगी, लेकिन जहां पे नंबर ऑफ टर्न्स कम होती है वहां का करंट ज्यादा हो जाता है। तो अब आप मुझे बताएं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, हमारे पास वहां पे इंक्रीज हो रहा है हमारे पास करंट। दैट्स व्हाई क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज करंट। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन आता है उसमें कहते हैं टू कंस्ट्रक्ट अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर मैं चाहता हूं कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कंस्ट्रक्ट करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे अपने आप को याद दिलानी है कि भाई ट्रांसफार्मर की जो इक्वेशन है वो इक्वेशन आपके पास क्या है, वो इक्वेशन हमारे पास होती है NP डिवाइडेड बाय NS इज इक्वल टू VP डिवाइडेड बाय VS। अब एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसमें वोल्टेज जो एंटर होगा वो हाई वोल्टेज एंटर होगा आपके पास, ठीक है जी। लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नाम है, नाम में उसकी डेफिनेशन है, वो आउटपुट पे आपको क्या देगा, वो आउटपुट पे आपको देगा लो वोल्टेज। तो ये है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज पे कन्वर्ट करता है, जिसका मतलब मेरे पास आने वाला वोल्टेज ज्यादा होगा और जाने वाला कम होगा। आने वाले वोल्टेज को हम प्राइमरी वोल्टेज भी कहते हैं जो कि प्राइमरी कॉइल में एंटर होता है, और आपके पास आउटपुट वोल्टेज को हम सेकेंडरी वोल्टेज भी कहते हैं जो कि सेकेंडरी कॉइल से हमारे पास आउटपुट या लोड की तरफ जा रहा होता है। अच्छा जी, तो आपके पास यहाँ पे अगर हम लोग इक्वेशन देखते हैं तो इक्वेशन हमें क्या बताती है, इक्वेशन सवाल के अकॉर्डिंग हमें क्या बता रही है। सवाल क्या है, स्टेप डाउन बना के दिखाओ। स्टेप डाउन एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसमें सेकेंडरी का वोल्टेज कम होगा, प्राइमरी का ज्यादा होगा। तो प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा रखने के लिए हमें किस चीज का ख्याल रखना पड़ेगा कि प्राइमरी की जो टर्न्स हैं वो क्या हो हमारे पास ज्यादा। मैथमेटिकली इक्वेशन क्या कह रही है, सेकेंडरी का वोल्टेज अगर आपको कम चाहिए तो यहाँ पे सेकेंडरी की टर्न्स भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी हमारे पास कम, बिकॉज दे आर डायरेक्ट विद ईच अदर। तो आपके पास इसका केस क्या बना, हमारे पास प्राइमरी की टर्न्स ज्यादा होंगी और सेकेंडरी की टर्न्स कम होंगी, प्राइमरी की टर्न्स ज्यादा होंगी और सेकेंडरी की टर्न्स हमारे पास क्या होंगी, कम होंगी। तो यहां वाले केस में आपका जो फॉर्मूला बनता है, प्राइमरी बड़ा है सेकेंडरी छोटा है, सो द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करता क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हमारे पास अगर इस चीज को हम लोगों ने समझना है तो एक बेसिक सी ट्रांसफार्मर इक्वेशन को देखते हैं। ट्रांसफार्मर की जो इक्वेशन है व्हिच इज VP over VS is equal to NP over NS is equal to IS over IP। जिसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जिस तरफ की टर्न ज्यादा होती हैं उधर वोल्टेज भी ज्यादा आपके पास इंड्यूस होता है, लेकिन उस तरफ आपके पास जो करंट आ रहा होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी कि प्राइमरी का जो करंट हमारे पास यहाँ पे आ रहा होगा, प्राइमरी कॉइल के अंदर अगर टर्न ज्यादा है तो वहां पे हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम एक ऐसे ट्रांसफार्मर को कहते हैं जिसका काम सिंपली क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज लो करना।
वोल्टेज लो करने का मतलब प्राइमरी वोल्टेज ज्यादा थे, सेकेंडरी वोल्टेज क्या हो जाएंगे, कम। तो सेकेंडरी वोल्टेज अगर कम होंगे तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ टर्न्स भी किसकी ज्यादा होंगी, प्राइमरी की, और सेकेंडरी की क्या हो जाएंगी हमारे पास, कम। लेकिन अगर हम देखें नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी और करंट ऑफ प्राइमरी आपस में इनवर्सली रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्राइमरी में टर्न ज्यादा हो रही है तो प्राइमरी का जो करंट है वो सेकेंडरी के मुकाबले में कम हो जाएगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने किसको बढ़ाया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में किस चीज को बढ़ाया गया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आपके पास इनपुट दिया गया प्राइमरी को, आउटपुट कहां से निकला हमारे पास, सेकेंडरी कॉइल से। अब आप खुद देख रहे हैं प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में जाते हुए कौन सी चीज बढ़ रही है, प्राइमरी में वोल्टेज ज्यादा है, सेकेंडरी में कम, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, सेकेंडरी में कम, बट प्राइमरी का करंट कम है और करंट सेकेंडरी का ज्यादा है, तो सेकेंडरी तक जाते हुए करंट की वैल्यू हमारे पास बढ़ रही है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किस चीज को इंक्रीज करता है, आपके पास करंट को इंक्रीज करता है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस एमसीक्यूज विल बी ऑप्शन सी। This question is asking the transformation ratio in the step up transformer is, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का मतलब होता है कि कितना वोल्टेज आया और कितना वोल्टेज गया। जो वोल्टेज आता है जिसको आप इनपुट वोल्टेज भी कह रहे हैं उसको हम लोग सिंपली प्राइमरी वोल्टेज से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और जो जाता है उसको अगर आप आउटपुट बोलो या लोड में बोलो या उसको सेकेंडरी वोल्टेज बोलो कि वो सेकेंडरी कॉइल में जा रहा है, तो आपके पास उसको गलत नहीं होगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जिसका काम क्या है, वोल्टेज को इंक्रीज करना, यानी कि आपके पास लो वोल्टेज आता है, ठीक है जी, प्राइमरी में, और सेकेंडरी से निकलने के बाद वो क्या बन जाता है, हाई वोल्टेज बन जाता है। तो ऐसी डिवाइस को हम क्या कहते हैं, आपके पास एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, वोल्टेज को बढ़ा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपके पास इक्वेशन जो है ट्रांसफार्मर की उसी से रिलेटेड है, उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें ट्रांसफार्मर की इक्वेशन को अगर हम लोग अपने जहन में वापस लेकर आए तो ट्रांसफार्मर की इक्वेशन होती है Vp डिवाइडेड बाय Vs इज इक्वल टू Np डिवाइडेड बाय Ns। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम कैसे निकाल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमारे पास इस तरह से निकलता है कि कितना आपको आउटपुट मिला डिवाइड बाय कितना इनपुट था। तो कितना आपको आउटपुट मिला दैट इज Vs, कितना इनपुट था दैट इज Vp। चूंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, सेकेंडरी वोल्टेज को बढ़ा रहा है, सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ा के मिलने हम लोगों को, और प्राइमरी वोल्टेज की वैल्यू सेकेंडरी से कम है, तो मैथमेटिकली हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो आपके पास ऑटोमेटिकली 1 से बड़ा आएगा, यानी कि यहाँ पे जो फ्रैक्शन हमारे पास बन रहा है वो आपके पास एक ऐसा फ्रैक्शन बनेगा जिसमें न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी है और डिनोमिनेटर की वैल्यू छोटी है, तो आंसर इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1। दैट्स व्हाई द करेक्ट option for question number 10 is part C, greater than 1.